हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम क्लास 6 की हिस्ट्री को 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 10th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स। कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे, कुछ पेंटिंग्स के बारे में और बुक्स के बारे में देखेंगे हमारे पास्ट की जो हमें मिलती है, ठीक है। देखते हैं। देखो, आयरन पिलर हमें मिला है महरौली, दिल्ली में, ठीक है। पुराने समय का एक आयरन पिलर है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, महरौली, दिल्ली में सिचुएटेड है। ये रिमार्केबल एग्जांपल है इंडिया के क्राफ्ट पर्सन की स्किल्स का। रिमार्केबल एग्जांपल कि इस तरीके का जो आयरन पिलर है वो क्या है, एक रिमार्केबल एग्जांपल है हमारे क्राफ्ट पर्सन जो हुआ करते थे इंडिया में, उनकी स्किल्स का, ठीक है। ये जो आयरन पिलर है वो 7.2 मीटर हाई है, 3 टन इसका वेट है और 1500 साल पहले ये बना हुआ है, ठीक है। ये महरौली में जो आयरन पिलर है, ठीक है। महरौली कहाँ है, दिल्ली में, और महरौली में क्या है, आयरन पिलर, ठीक है। कितना पुराना है, 1500 साल पुराना है, 7.2 मीटर इसकी हाइट है और 3 टन इसका वेट है। इसकी खासियत ये है कि जो है अभी तक ये रस्ट नहीं हुआ। इतने साल, सेंचुरी बीत गई लेकिन ये अभी तक रस्ट नहीं हुआ। अभी तक इसमें जो है जंग नहीं लगी है। इस आयरन पिलर में आयरन का बना हुआ है, मेटल का, फिर भी अभी तक रस्ट नहीं हुआ है। देखो, ठीक है, कितने साल बीत गए, कितनी सेंचुरी बीत गई, फिर भी ये पिलर अभी तक जो है रस्ट नहीं हुआ। इसकी खासियत ये है, ठीक है। फिर बताता है कि इस आयरन पिलर पे आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशनिंग चंद्र जो कि बिलोंग करते थे गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्त के बारे में आपने पढ़ा। चंद्रगुप्त जो है उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की, फिर इनके सन समुद्रगुप्त आए, फिर समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड आए, ठीक है। तो इनका जो इंस्क्रिप्शन जो है मिलता है चंद्रगुप्त के बारे में, इसके ऊपर, इस आयरन पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन मिलता है चंद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। ये बात भी याद रखना, ठीक है, कि महरौली के जो आयरन पिलर है उसके ऊपर किसका इंस्क्रिप्शन मिलता है, चंद्रगुप्त का, जो कि बिलोंग करते थे गुप्ता डायनेस्टी से, राइट। याद रखना। और इसकी खासियत ये है कि इतने साल बीत गए लेकिन ये अभी तक रस्ट नहीं हुआ है, इसकी रस्टिंग नहीं हुई है। दूसरी बात ये देखते हैं कि बाकी तो कुछ खास नहीं है इंडिया की मेटोलॉजी कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हड़प्पन पीपल जो हुआ करते थे, या ठीक है, वो बिलोंग करते थे ब्रॉन्ज एज से, ठीक है। बस ये याद रखना कि वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते थे। इस पूरे में फालतू की बातें लिखी हुई है जो हमारे काम की नहीं। हमारे काम की बात ये है कि हड़प्पन जो है वो पीरियड जो है वो ब्रॉन्ज एज का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स। बिल्डिंग्स जो है वो ब्रिक्स और स्टोन की, जैसे कि पुराने समय के जो हमें मिलते हैं बिल्डिंग्स, वो क्या क्या मिलते हैं, स्तूपास मिलते हैं। स्तूपा का मतलब होता है माउंड, ठीक है। कुछ अलग तरीके के हैं, सेवरल अलग अलग तरीके के हमें स्तूप्स मिले हैं, जैसे कुछ लंबे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ गोलाकार हैं, कुछ छोटे हैं, ठीक है। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ गोल हैं या कुछ जो है लंबे हैं, टॉल हैं। इस तरीके से हमें जो है अलग अलग तरीके के स्तूप्स मिले हैं, ठीक है। अब स्तूप्स मिले हैं पुराने समय के, और ये स्तूप जो है वो बनवाए जाते थे बुद्धा और उनके फॉलोवर्स के लिए। किसके लिए, बुद्धा और उनके फॉलोवर्स के लिए ये जो है वो बनाए जाते थे। अब आगे देखो, आगे ये है कि दिस बॉक्स नोन एज द रेलिक कैसेट। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है सामने, स्तूप देखो, ये एग्जांपल है स्तूप का जो कि सांची पे सिचुएटेड है। सांची जो कि एमपी में है, वहाँ पे जो स्तूप मिलेगा आपको वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब इस स्तूप के आसपास जो है वो प्रदक्षिणा पथ हुआ करता था। प्रदक्षिणा पथ मतलब कि इसके आसपास जो है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास में एक घर है, घर के आसपास बाउंड्री है, ठीक है, और बाउंड्री कुछ इस तरीके से बनी जिसमें हम चक्कर काट सकते हैं, लगा सकते हैं, आसपास घूम सकते हैं, जिसे इन्होंने प्रदक्षिणा पथ कहा है, ठीक है। इस स्तूप के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा। दिस सराउंडेड विथ रेलिंग्स, वो रेलिंग के साथ में कि 2 रेलिंग्स लगी हुई है, इसके बीच में आप आसानी से घूम सकते हो, ठीक है। इस तरीके से पूरा गोलाकार है ये, और इसके आसपास बीच में आपको घूम सकते हो, और ये जो है वो रेलिंग से आसपास, ठीक है, ये भी देख लेना। फिर ये जो है लोग इसमें वॉक करते थे, जो डिवोटीज़ होते थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब कि इस तरीके की डायरेक्शन में वो मूव करते थे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोग इसके आसपास वॉक करते थे। दूसरा बाद में आपको देखने को मिलता है कि इसमें रेलिंग्स भी देखने को मिलेगी और गेटवेज भी देखने को मिलेंगी, और वो भी डेकोरेटेड है अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ में। कि इसमें जो रेलिंग्स है या फिर जो गेटवेज है वो क्या है, अच्छी तरीके से डेकोरेटेड है, ठीक है, अच्छी तरीके से क्या है, डेकोरेटेड है।
एक सांची एक स्तूप हमें सारनाथ में मिलता था, ठीक है, हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में। और एक स्तूप हमें कहाँ पे मिलता है? सांची में, एमपी में। ये याद रखना। आगे बाकी क्या बताया जा रहा है स्तूप के बारे में कि अमरावती स्तूप जो है वो भी देखना। अमरावती जो है एक प्लेस है जहाँ पे मैग्निफिसेंट स्तूप मिलता है हमें। वंस एग्जिस्टेड, एक बार एग्जिस्ट करता था, लेकिन क्या होता है कि मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूप वर मेड 2000 साल पहले वो बना हुआ था अमरावती में। अमरावती में भी एक स्तूप मिलता है, सारनाथ में भी एक स्तूप मिलता है, सांची में भी एक स्तूप मिलता है। ये लोकेशन तुमसे पूछे जा सकते हैं कि क्या स्तूप की लोकेशन कहाँ कहाँ पे स्तूप मिलते हैं, या फिर क्या एक जगह का नाम दे देंगे और तुम्हें बता देंगे, उसमें ऑप्शन दे देंगे कि क्या ये यहाँ पे स्तूप मिलता है, ठीक है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो इस वजह से लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरा यहाँ पे बताया जाएगा कि जो दूसरी बिल्डिंग्स मिलती है स्तूप के अलावा, वो क्या होती थी? होलोड आउट ऑफ रॉक्स टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। उनमें जो है वो आर्टिफिशियल केव्स बनाए जाते, जैसे कि कोई पत्थर का पूरा जो है वो पहाड़ है और उसको काट के मैंने केव बना दिए हैं, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल केव भी उनको बनाया जाता था। उनमें से रॉक को कट करके उनको खाली करके अंदर से, ठीक है, उनमें आर्टिफिशियल केव्स बनाई जाती थी। इस तरीके की बिल्डिंग भी हमें देखने को मिलती थी। और वहाँ पे आपको पेंटिंग वॉल्स भी देखने, मतलब कि क्या हुआ कि केव तो है, केव के ऊपर लोगों ने पेंटिंग कर दी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ डेकोरेट या फिर कुछ भी पेंट या फिर कुछ भी बोल सकते हैं ड्राइंग कर दी, तो वहाँ पे हमें पेंटिंग भी मिलती है उनकी वॉल्स पे। दूसरा कि वहाँ पे हमें बहुत सारे टेम्पल्स भी मिलते हैं, हिंदू टेम्पल्स भी। अभी तक हमने स्तूप का बिल्डिंग किस तरीके की कि बड़ी सी जो है रॉक, मतलब रॉक है या फिर जो भी पहाड़ है उसको कट करके केव बना दी, उनके ऊपर पेंटिंग कर दी, ठीक है। कुछ हिंदू टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे और वो स्पेशली कुछ डिटीज़ के लिए, कुछ भगवान, कुछ जिनका नाम मेंशन है यहाँ पे उनके लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि विष्णु है, शिव है, दुर्गा। मेनली इनकी वर्शिप के लिए इनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, टेम्पल्स बनाए जाते थे इनके, ठीक है। आगे जिस तरीके से भीतर गांव है यूपी में, एक अर्लीस्ट टेम्पल आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दिखाया जा रहा है तुम्हें, ये क्या है? भीतर गांव जो है यूपी में, एक भीतर गांव, वहाँ पे एक अर्ली टेम्पल है सिचुएटेड, ठीक है, याद रखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये खासियत है टेम्पल की कि वहाँ पे गर्भगृह हुआ करता था। गर्भगृह जो आज भी हमें पता होता है कि जहाँ पे मेन डीटी की जो वो क्या रखी जाती है, इमेज रखी जाती है, स्टैचू रखा जाता है उनका, जहाँ पे वर्शिप होती है मेन डीटी की, ठीक है। ये पूरा टेम्पल है, टेम्पल के बीच में गर्भगृह होता है जहाँ पे उनको वो सिचुएटेड होते हैं भगवान, ठीक है। तो उनकी लोकेशन होती है गर्भगृह में। ये मेन चीज़ है टेम्पल की कि टेम्पल के गर्भगृह में भगवान जो है उनको स्थापित किया जाता था। उसके बाद में बाकी के रिचुअल्स परफॉर्म करना, ये सब चीज़ें तो होती थी। भीतर गांव में क्या है आपको मिलेगा कि भीतर गांव जो है अ टावर नोन एज द शिखर, मतलब भीतर गांव में टेम्पल है, ठीक है, वो तो हमें पता है। लेकिन भीतर गांव में जो है वो टेम्पल के जो है मेरे पास में टेम्पल है इस तरीके का, और इसका जो ये जो ऊपर टॉप वाला एरिया है ना, इसको शिखर बोला जाता था। क्या बोला जाता है? शिखर। नॉर्दर्न जो पार्ट है आपका इंडिया का, जो बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, उससे वहाँ पे टेम्पल्स के जो ऊपर वाला पार्ट उसे शिखर बोला जाता है, ठीक है। और जो मोस्ट टेम्पल्स जो हैं उनके वो प्लेस होते हैं मंडप में। मंडप मतलब कि जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर वाला पार्ट है ना, उसे मंडप कहा जाता है, ठीक है। गर्भगृह के ऊपर वाला पार्ट मंडप है। और बहुत सारे टेम्पल जो होते हैं उनके कुछ स्पेस होता है, स्पेस जहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब जहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, बैठते हैं या फिर जहाँ पे वर्शिप करते हैं भगवान को, वहाँ से उनका दर्शन करते हैं, उसे मंडप कहा जाता है, ठीक है। और शिखर क्या है? शिखर जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है टेम्पल का, उससे शिखर कहा जाता है। और गर्भगृह जहाँ पे मेन डीटी जो है वो प्लेस्ड होते हैं या फिर उनको वहाँ पे स्थापित किया जाता है, उसे हम गर्भगृह कहते हैं। मंडप जहाँ पे लोग जो है वो वर्शिप करते हैं, जहाँ पे बैठते हैं आराम से, उसे, ठीक है, बड़ा सा हॉल जो रहता है उसे मंडप कहा जाता है। दूसरा महाबलीपुरम और ऐहोल जो है फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। स्टोन टेम्पल बताया जा रहा है यहाँ पे कि पूरे जो है पत्थर से बनाया गया है टेम्पल्स, ठीक है। फाइनेस्ट टेम्पल वो भी फाइनेस्ट बोला जा रहा है। कहाँ पे? महाबलीपुरम और ऐहोल में। कहाँ पे मिलेगा? महाबलीपुरम और ऐहोल में आपको फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल मिलेगा। अब
जो कि टाउन्स में बिल्ड है, नो कि विलेजेस में, ठीक है, विलेजेस में नहीं है। ये तो आपका जो मैंने देखा भीतरगांव अली टेम्पल है यूपी में 1500 साल पहले का, 1500 साल पहले का भीतरगांव में यूपी में टेम्पल सिचुएटेड है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गर्भगृह क्या होता है, शिखर क्या होता है, मंडप क्या होता है, मैंने बता दिया। शिखर जो है टॉप मोस्ट पार्ट होता है टेम्पल का, गर्भगृह जहाँ पे मेन डिटी प्लेस्ड होते हैं, और मंडप जहाँ पे लोग वर्शिप करते हैं, ठीक है। आगे महाबलीपुरम में और ऐहोल में जो आपको टेम्पल्स मिलेंगे वो फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल है, ठीक है, जो कि टाउन्स में बिल्ड किए गए हैं। अब हाउ वर स्तूप्स एंड बिल्डिंग, ये टेम्पल्स और स्तूप जो है वो किस तरीके से बनाए जाते थे। पहली बात तो इनको बनाने का तरीका देखो, मैं बताती हूँ। पहले क्या होता था कि बड़े से हम पत्थर हुआ करते थे हमारे पास में, बड़े बड़े पत्थरों को क्या किया जाता था कि अच्छी तरीके से उनको दूरी मतलब अलग अलग जगह से लाया जाता था, दूर दूर से लाया जाता था। किंग और क्वीन उनको मंगवाते थे, ठीक है, दूर दूर से अच्छी क्वालिटी का स्टोन जो है वो अलग अलग जगह से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और फिर उनको शेप किया जाता था, उनको कार्व किया जाता था। पिलर्स को, उनके पिलर्स को कार्व करना, काटना उनको बीच में से पत्थरों को, और इस तरीके से कर दिया। अब फिर बाद में अलग अलग पैनल्स, वॉल, फ्लोर, सीलिंग, इनको कार्व किया जाता था और उनको अच्छे से प्लेस कर दिया जाता था एक बड़े पत्थर को उसके पास में। इस तरीके से टेम्पल बनता था उस टाइम पे, ठीक है। एक बड़ा सा पत्थर लेके आए हम अलग अलग जगह से, उन पत्थरों को हमने काटा, उनको अच्छे से कार्व किया, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग की, ठीक है, पिलर्स बनाए, उनकी वॉल्स बनाई, और उनको फिर प्लेस कर दिया सही डायरेक्शन में, सही जगह पे उनको प्लेस कर दिया। इस तरीके से पूरा टेम्पल बन गया, ठीक है। आगे अब ये तो कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो किंग्स और क्वींस ये टेम्पल्स बनवाते थे उनमें हु वर्क टू बिल्ड दिस स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी मनी जो है वो स्पेंड करते थे अपनी ट्रेजरी से क्राफ्ट पर्सन को पे करने के लिए। जो भी क्राफ्ट पर्सन इन टेम्पल्स को बनाता था, इनके पिलर्स को, इनकी वॉल को, सीलिंग्स को कार्व करता था, अच्छी डिज़ाइनिंग करता था, उन्हें ये अच्छा पेमेंट भी देते थे, ठीक है। बाकी दैट इज़ नॉट द फॉर यूपीएससी। अब यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग्स, पेंटिंग्स का क्या मतलब है। अभी हमने देखा कि जो केव के ऊपर लोग पेंटिंग कर देते थे वो हमें मिलती है, लेकिन कहाँ पे, अजंता जो है जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे आपको कुछ केव्स मिलती हैं बहुत सारी, और मॉन्स्ट्रीज भी मिलती हैं पेंटिंग के साथ में, कि उनके ऊपर जो है केव है उनके ऊपर पेंटिंग की गई, मोनेस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर पेंटिंग की गई है। तो इस तरीके की हमें जो है वहाँ पे केव्स और मोनेस्ट्रीज़ मिलती हैं अजंता में। अजंता कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अजंता, आगे तो बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा आर्ट और कल्चर में, ठीक है। तो अजंता जो है जहाँ पर हमें बहुत सारी केव्स मिली हैं वहाँ पे, और मोनेस्ट्रीज़ भी मिली हैं, ठीक है, पेंटिंग के साथ में। फिर अब ये पेंटिंग जो है कहाँ से की जाती, कलर से की जाती हो तो ऑब्वियसली है, लेकिन कलर कहाँ से बनाते थे वो लोग, तो कलर मोस्टली प्लांट से, मिनरल से जो है वो बनाते, मिनरल्स जो भी उन्हें मिले, पत्थर वगैरह अलग तरीके के, उन्हें क्रश कर दिया और उससे वो जो है वो कलर्स बनाते थे। प्लांट कुछ इस तरीके के होते थे जो कलरफुल होते थे, उनसे वो पेंटिंग करते थे, ठीक है। आगे वर्ल्ड ऑफ बुक, देखो यहाँ पे मेनली हम 2 बुक के बारे में बात करेंगे। फेमस तमिल इपिक की 2 बुक बताई गई इस चैप्टर में। एक सिलापड़ीकरम जिसको इलांगू ने लिखी है, किसने, इसके पोएट का नाम है इलांगू, ठीक है। सिलापड़ीकरम किसने लिखी है, इलांगू ने। इलांगू तमिल पोएट है, इसने लिखी है तमिल इपिक फेमस। ये सिलापड़ीकरम जो है वो किसके बारे में बात करती हैं, कोवालन और माधवी और कनंगी के बारे में। कोवालन जो कि बिहार में रहते थे, जिनको लव हो जाता है किसके साथ में, माधवी के साथ में। अब उनकी वाइफ को छोड़ के, कनंगी जो है उनकी वाइफ थी, अब माधवी को कनंगी को छोड़ के वो माधवी से क्या कर लेते हैं, मतलब कि उनको उनसे हो जाता है लव, तो उनसे वो शादी कर लेते हैं। तो ये स्टोरी उनके बारे में बताई गई है सिलापड़ीकरम में। किसने लिखी है, इलांगू ने लिखी है 1800 साल पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी अब यूपीएससी प्रीलिम्स में कि ये ऑथर कौन है इसका, सिलापड़ीकरम इलांगू, तमिल इपिक है ये फेमस, ठीक है। तो याद रखना तमिल इपिक कौन है, फेमस तमिल इपिक सिलापड़ीकरम किसने लिखी, इलांगू ने 1800 साल पहले। किसके बारे में बात करती है, कोवालन, माधवी और कनंगी के बारे में। आगे एक और हमारे पास में ये सिलापड़ीकरम की थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है,
ठीक है। आगे अनादर तमिल एपिक, दूसरी तमिल एपिक जो है वो मणिमेकाले है। पहली सिलाबड़ीकरम इलांगू ने लिखी, ये मणिमेकाले सत्तानर ने लिखी है। किसने लिखी है? सत्तानर ने लिखी है 1400 साल पहले। वो लिखी गई थी 1800 साल पहले और ये लिखी गई है 1400 साल पहले, राइट। ये है 1800 साल पहले और ये लिखी गई है 1400 साल पहले। कौन से, क्या नाम है इसका? मणिमेकालय, मणिमेकालय तमिल लिपिक सत्तानर ने लिखी है। ये जो है उनकी डॉटर के बारे में बात करते हैं, कोवालन और माधवी की डॉटर के बारे में बात करते हैं इसमें मणिमेकालय में, ठीक है। मणिमेकालय में कोवालन और माधवी की डॉटर के बारे में बात हुई है, जिसको सत्तानर ने लिखी है मणिमेकालय को। फिर कालिदास ने भी कुछ संस्कृत में लिखा है। कालिदास जो ज़्यादातर चीज़ें लिखते थे वो लिखते थे संस्कृत में, ठीक है। तो इनकी भी हमें कुछ मिला है, जैसे कि मेघदूतम, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम पिछले चैप्टर में भी हमने बहुत सारी इनकी देखी है रचनाएं, बट इस चैप्टर में जो है वो मेघदूत के बारे में बताया गया है कि इनकी जो ये इन्होंने लिखा है मेघदूत। इसका पूरा आपको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट ये पोएम आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, यूपीएससी में। आगे याद रखना सिर्फ कि पोएट कौन पोएट है और किस उसकी रचना क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज़, इसका मतलब क्या है कि जो बहुत सारी पुराण्स मिलती हैं हमें, जो स्टोरीज़ बताती हैं गॉड गॉडेस के बारे में, स्पेशली विष्णु शिव दुर्गा पार्वती के बारे में हमें बहुत सारी पुराण्स मिलती हैं, जो पिछले चैप्टर में भी हम देख चुके हैं। और कुछ संस्कृत एपिक है जैसे महाभारत और रामायण, ठीक है। महाभारत रामायण के बारे में आप सभी को पता होगा अच्छे से। इसका देखो मैं बताती हूँ। महाभारत में तो पता है कि दो लोगों की मेन स्टोरी है, ये पांडव और कौरव, ठीक है। कौरव और पांडव के बारे में, इन दोनों ये जो है अब एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, भाई थे, लेकिन इनके बीच में जो है सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए लड़ाई होती है, ठीक है। और इसी स्टोरी के बारे में ये पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, किसकी क्या कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। तो वो याद रखना कि जो महाभारत की बात होती है वो रहते थे गुरु के थ्रोन पे, जो कि कैपिटल है हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर अभी दिल्ली में सिचुएटेड, अभी का जो मेन पार्ट दिल्ली का है वो हस्तिनापुर कहा जाता था पुराने समय में। कुरु जो है उनके लिए यहाँ पे लड़ाई हुई, कुरु जो कि थ्रोन ऑफ कुरुस, ठीक है, और उसके लिए कैपिटल हस्तिनापुर के लिए, ठीक है। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। इसको लिखा था व्यास ने, महाभारत को किसने लिखा था? व्यास ने लिखा था। रामायण के बारे में, पूरे भगवान राम की स्टोरी के बारे में आपने पता होगा, रावण का वध किया था इन्होंने, ठीक है। तो वही स्टोरी पूरी यहाँ पे बताई गई है, जिसको लिखी थी वाल्मीकि ने। रामायण को लिखी थी वाल्मीकि ने, महाभारत को व्यास ने, ठीक है। नेक्स्ट कुछ जातक स्टोरीज़ भी मिलती हैं, पंचतंत्र, ठीक है। कुछ जातक और पंचतंत्र, ये बुक है, याद रखना बुक है, ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है इनमें, कि पिछले चैप्टर में भी हम देख चुके हैं, आगे आने वाले चैप्टर में भी हम देखेंगे इनके बारे में, लेकिन इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। जातक और पंचतंत्र बुक्स हैं, ये बस याद रखना। इनमें स्टोरीज़ लिखी हुई हैं टोल्ड बाय जो ऑर्डिनरी पीपल, आम बोलचाल की भाषा में जो है वो जातक स्टोरीज़ और पंचतंत्र, ठीक है, याद रखना। फिर ये चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, अब सिर्फ थोड़ा बहुत है, जैसे कि आर्यभट्ट ने लिखी है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट कौन थे? मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने संस्कृत में लिखी है। किसने कौन सी लैंग्वेज में लिखी है और क्या लिखा है वो याद रखना। आर्यभट्ट जो है मैथमेटिशियन है और एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, ये मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने संस्कृत में लिखा है आर्यभट्टियम, ठीक है। जिन्होंने इसमें क्या बताया है, डे और नाइट क्यों होते हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ जब अपनी घूमती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, पता होगा थोड़ी बहुत आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो अर्थ कैसे रोटेट करती है, कौन सी डायरेक्शन में, अपन ज्योग्राफी में देखेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो, ठीक है। कुछ और लोग हैं आर्यभट्ट के जैसे ही, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये भी कुछ दूसरे मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है। इन्होंने भी अलग अलग चीज़ें रचनाएं लिखी है, लेकिन इनका मेंशन इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये भी कुछ अलग मैथमेटिशियन है। इतना तो पता होना चाहिए कि ये क्या है, मैथमेटिशियन थे ये, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। ज़ीरो की खोज किसने की? बहुत अच्छे से पता होगा आपको, ठीक है, ये पूरा देख लेना। ये आयुर्वेद जो है, चरक के बारे में पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं, चरक ने लिखी है चरक संहिता।
और सुश्रुत ने लिखी है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत जो है वो भी एक मैथमेटिशियन नहीं है, ये आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते थे दोनों, चरक भी और सुश्रुत भी। ज़्यादातर सुश्रुत जो है वो ज़्यादातर सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करते थे और चरक जो आयुर्वेद से रिलेटेड काम करते थे। ठीक है, तो इन्होंने चरक संहिता लिखी है मेडिसिन के बारे में, और सुश्रुत ने जो है सुश्रुत संहिता लिखी है सर्जिकल प्रोसीजर की, जो सर्जरी जो है वो किस तरीके से परफॉर्म की जाती थी उस समय पे, या क्या प्रोसीजर हुआ करता था उसके बारे में। ठीक है, ये करीबन 4th सेंचुरी की बात हो रही है, 1st, 2nd, 3rd, 4th सेंचुरी की। ठीक है, उसमें चरक तो है 1st, 2nd सेंचुरी के, और सुश्रुत जो है वो 4th सेंचुरी के हैं। चरक 1st, 2nd सेंचुरी के और सुश्रुत 4th सेंचुरी सी के। और इन्होंने क्या लिखा है, चरक ने चरक संहिता, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है। चरक ने मेडिसिन के बारे में बताया है और सुश्रुत ने सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बताया है। चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेकिन हर बार चैप्टर के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि स्तूप बनने की शुरुआत 2300 साल पहले हुई। अमरावती स्तूप 2000 साल पुराना है। कालिदास जो है वो 1600 साल पहले आए थे। आयरन पिलर जो कि भीतरगांव, अजंता और आर्यभट्ट, ये सब तीनों जो हैं वो एक ही टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, 1500 साल पहले, और दुर्गा टेम्पल 1400 साल पहले। ठीक है, तो स्तूपा की शुरुआत 2300 साल पहले हुई। अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले आई। आयरन पिलर टेम्पल भीतरगांव का और पेंटिंग अजंता में आर्यभट्ट, ये सब 1500 साल पहले, और दुर्गा टेम्पल 1400 साल पहले। चलो, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है।